स्वयंभू संत आसाराम झूठ बोलते हैं, उनके वकील भी झूठ बोलते हैं। कैसे, ये अब जानिए। नाबालिग से यौन शोषण के आरोपी आसाराम के वकील राम जेठमलानी ने कोर्ट में दावा किया है कि पीड़ित लड़की नाबालिग नहीं है, जबकि स्कूल सर्टिफिकेट में लड़की की जो उम्र है उससे साफ है कि लड़की नाबालिग है। स्कूल सर्टिफिकेट के मुताबिक पीड़ित लड़की का जन्म 4 जुलाई 1997 को हुआ था। न्यूज 24 के हाथ पीड़ित का स्कूल सर्टिफिकेट है, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि लड़की का डेट ऑफ बर्थ 4 जुलाई 1997 है, यानी कि अभी लड़की की उम्र 16 साल ही है। 15 अगस्त को लड़की से जोधपुर के फार्म हाउस में यौन शोषण का आरोप आसाराम पर लगा था, यानी घटना वाले दिन लड़की की उम्र 16 साल 1 महीने और 11 दिन थी। कानून के मुताबिक भी उम्र के लिए स्कूल सर्टिफिकेट ही माने। ये जो आप सर्टिफिकेट देख रहे हैं, ये उस नाबालिग लड़की का 10th सर्टिफिकेट है, जिसमें डेट ऑफ बर्थ, जो जन्म तिथि है, वो साफ साफ आप देख सकते हैं 4 जुलाई 1997। इस लड़की की पैदाइश की तारीख मेंशन हो रखी है इस सर्टिफिकेट में, और अभी तक 10वीं के सर्टिफिकेट को ही मान्य माना जाता है। इस सर्टिफिकेट के मुताबिक लड़की की उम्र 16 साल 1 महीना कुछ दिन है। तो ऐसे में आप समझिए कि कितना बड़ा झूठ संत आसाराम बोल रहे थे, और साथ ही साथ उनके अब वकील भी झूठ बोल रहे थे, वो पकड़ा गया है। संवाददाता धीरज भटनागर इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। धीरज, कैसे ये सर्टिफिकेट हाथ लगा और कैसे ये झूठ साबित हुआ कि आसाराम झूठ बोल रहे हैं, लड़की बालिग नहीं नाबालिग है? देखिए, पहले दिन से ही आसाराम के केस में झूठ की बिना पर ये सबूत इकट्ठा कराए जा रहे थे और ये साबित करने की कोशिश की गई थी कि पीड़िता के साथ जो कुछ हुआ वो हुआ ही नहीं है। अगर हम सोमवार की बात करें तो इनके जो वकील है डिफेंस के राम जेठमलानी ने तो यहाँ तक कह दिया था कि ऐसी कोई घटना ही नहीं हुई, लेकिन झूठ का पर्दाफाश हम सामने दिखा रहे हैं। ये सर्टिफिकेट साफ तौर पर बताता है कि लड़की की जो जन्म तिथि है उसके हिसाब से वो माइनर ही है, और जब पूरे देश में कानून के हिसाब से अगर 10th का मार्कशीट मान्य है तो फिर इसमें कोई संदेह रह ही नहीं जाता। आखिर किस बिना पर ये कह रहे हैं कि ये लड़की मेजर है। उसके अलावा दूसरी चीज देखें तो आसाराम के खुद के गुरुकुल में जहां लड़की को रखा गया, वहां पर भी इन्होंने जन्म तिथि वही अंकित की है। लिहाजा ऐसे में इन डेट ऑफ बर्थ के सर्टिफिकेट्स को झुटलाना, और जब ये सामने आए हैं तो साफ हो रहा है कि आसाराम के वकील झूठ के बिना पर, झूठ की बेस पर इस केस को इधर उधर घुमाना चाहते हैं। और इसी के साथ जिस तरह से एक माइनर लड़की के चरित्र हनन करने की कोशिश की और ये साबित करने की कोशिश की कि लड़की का मानसिक संतुलन खराब है, ये बता रहा है कि साम दाम दंड भेद सारी प्रक्रियाएं अपनाकर ये आसाराम की बेल करवाना चाहते हैं। जी धीरज, चूंकि अब ये सर्टिफिकेट सबके सामने है, तो ऐसे में बताइए कि आसाराम की दिक्कतें कैसे और बढ़ने वाली हैं? जाहिर तौर पर जब माननीय अदालत के सामने जो दलीलें पेश की जाती हैं डिफेंस की, अगर उसमें झूठ साबित होता है तो अदालत इनको सब चीजों को लाइट में रखते हुए ही देखती है कि अगर आप बचाव पक्ष अपने लिए इस तरीके से इस हद तक जा सकता है तो जाहिर है केस किस तरीके से उलझा हुआ है, क्योंकि पुलिस ने अपनी प्रारंभिक जांच में सब कुछ साफ कर दिया। जो पीड़िता है उसके 164 के बयान और पुलिस की जांच रिपोर्ट दोनों मैच कर रही हैं। ऐसे में अदालत के सामने सच भी है और झूठ भी। तो झूठ को साबित करने के लिए जिस तरीके से अब आसाराम के वकील, जो बड़े वकील करे गए हैं, राम जेठमलानी हो या के मनन हो, वो अब दलीलें पेश कर रहे हैं, लेकिन वो जो भी कुछ दस्तावेज सामने आ रहे हैं वो बताते हैं कि दलीलें कितनी हवाई हैं, कितनी झूठी हैं। अच्छा धीरज, अभी आज भी राजस्थान कोर्ट में सुनवाई होनी है, वो सुनवाई इस सर्टिफिकेट के जज जाहिर होने के बाद कैसे असर इस पर हो सकता है? देखिए, ये माननीय कोर्ट का जो है वो फैसला रहेगा कि वो इन सब चीजों को, इन तथ्यों को किस नजरिए से देखती है अदालत। लेकिन जो जितना भी कुछ सामने आएगा, हम ये समझ सकते हैं कि प्रोसिक्यूशन, जो भी अभियोजन पक्ष के वकील हैं, वो इन सब दलीलों को सामने रखेंगे। इन सारे सर्टिफिकेट्स को भी अदालत के सामने रखा जाएगा और ये बताया जाएगा कि लड़की के लिए जो कहा गया है कि एक सबसे बड़ा जो चरित्र हनन करते हुए आरोप लगाया कि लड़की पागल है, उसके अलावा दूसरी बात वो मेजर है, उन दोनों चीजों को काटने के लिए इनके पास सबूत है। जी, तो सारे आधार फिलहाल निराधार होते जा रहे हैं जेठमलानी के, और फिलहाल मुश्किलें बढ़ सकती हैं आसाराम की। धीरज बने रहिए हमारे साथ। इस बीच अपने दर्शकों को बता दें कि यौन शोषण के आरोप में जेल की सलाखों के पीछे जिंदगी गुजार रहे आसाराम को आज उसी राम जेठमलानी का भरोसा है, जिनका दावा अभी अभी हमने आपको झूठा साबित होते हुए दिखाया है। जेठमलानी ने कहा था कि लड़की बालिग है, जबकि स्कूल सर्टिफिकेट से अब साबित हो चुका है कि लड़की नाबालिग है।
अब से थोड़ी देर में जोधपुर हाई कोर्ट में आसाराम की जमानत पर सुनवाई होने वाली है और आसाराम के वकील राम जेठमलानी कोर्ट के सामने आसाराम की जमानत पर जुर्ह करेंगे। अदालत का फैसला ये तय करेगा कि आसाराम जेल की रातें जेल में ही फिलहाल काटनी होंगी आने वाली, या फिर उन्हें बेल मिल जाएगी। आसाराम की जमानत पर आज दोबारा सुनवाई। अभियोजन पक्ष देगा जमानत के खिलाफ दलील। अदालत के आदेश पर पेश होगी 2 केस डायरी। केस डायरी से तय होगी आसाराम की जमानत। जेल में कटेंगी रातें या आसाराम को मिलेगी बेल। 16 सितंबर को जेल से बेल मिलने की आसाराम की उम्मीदें टूटी तो फिर से रातें जोधपुर के सेंट्रल जेल में कटने लगी हैं। लेकिन आज एक बार फिर से जोधपुर हाई कोर्ट से आसाराम को उम्मीदें हैं, क्योंकि जमानत पर फिर से सुनवाई होने वाली है। इससे पहले जोधपुर हाई कोर्ट में सोमवार को आसाराम की जमानत पर सुनवाई के दौरान राम जेठमलानी बचाव पक्ष के वकील के रूप में पेश हुए। खचाखच भरे अदालत में वरिष्ठ वकील राम जेठमलानी ने बचाव पक्ष के वकील के रूप में इस बात की दलील पेश की थी कि लड़की पुरानी बीमारी से पीड़ित है। राम जेठमलानी के मुताबिक लड़की जिस बीमारी से पीड़ित है उसमें लड़की और महिलाएं पुरुषों की ओर आकर्षित होती हैं। ये जो दलीलें दी गई है, इस दलीलों में ये कहा गया है कि मर्दों की बीमारी है उस लड़की को, तो ये दलीलें जो हैं ये इनको मैं खारिज करता हूं और ऐतराज करता हूं। और मेरा इतना ही कहना है कि किसी को किसी अन्य पर आरोप लगा देने से जो अभियुक्त है वो निर्दोष नहीं हो जाता। बचाव पक्ष की तरफ से दलील पूरी करने के बाद अदालत ने 18 सितंबर यानी आज तक के लिए मामले की सुनवाई स्थगित कर दी और अभियोजन पक्ष को मामले की अगली सुनवाई के दौरान अदालत के सामने केस डायरी पेश करने को कहा। बचाव पक्ष ने अपनी दलील पूरी कर ली है, इसलिए आज अभियोजन पक्ष की बारी है। आज की सुनवाई के दौरान अदालत में आसाराम मामले से जुड़ी 2 केस डायरियां अदालत में पेश की जाएंगी, जिनमें से एक छिंदवाड़ा और दूसरी अहमदाबाद में की गई जांच से जुड़ी है। इसी बीच पहली बार मीडिया के सामने आए आसाराम के बेटे नारायण साईं ने अपने पिता आसाराम पर लगे तमाम आरोपों को लेकर अपनी तरफ से सफाई पेश की है। आसाराम के लाखों भक्तों का हवाला देते हुए अदालत से जमानत की फरियाद लगाई है। ये आरोप का मैटर अभी न्यायालय में विचाराधीन है। कोर्ट जजमेंट करेगा, न्यायालय पर अपने को पूरा भरोसा है और हम विश्वास रखते हैं और आशा करते हैं कि इस आरोप में की बात बाहर आए। लेकिन अदालत का फैसला भक्तों की भावनाओं पर नहीं, कानूनी दलीलों पर तय होता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आसाराम को किस बिना पर और किन दलीलों के आधार पर जमानत मिलेगी। लोअर कोर्ट ने पहले ही आसाराम की जमानत को खारिज करते हुए न तो उनकी बढ़ती उम्र की गुहार सुनी, न ही उनकी बीमारी की दलील मानी और 30 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। लेकिन जानकारों की माने तो आसाराम के नए वकील अब कुछ नई दलीलों के साथ बेल की अपील कर सकते हैं। अदालत में ये दलीलें पेश की जा सकती हैं। पॉस्को एक्ट, बलात्कार की धारा और यौन शोषण के हमले की धाराओं का गलत इस्तेमाल हुआ। आसाराम ने पुलिस की पूरी मदद की है और बेल मिलने पर भी करेंगे। पुलिस जानबूझकर इन्वेस्टिगेशन में देर कर रही है। पीड़ित लड़की के अलावा पुलिस के पास कोई सबूत नहीं है। लड़की के शरीर पर यौन शोषण हमले का कोई मार्क नहीं है। ये वो दलीलें हैं जिसकी बिना पर आसाराम के वकील कोर्ट में जिरह कर सकते हैं। हालांकि जोधपुर पुलिस ने इन दलीलों की काट पहले से तलाश कर रखी है। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जारी है और अभी शिल्पी और अन्य अहम लोगों से पूछताछ बाकी है। आसाराम काफी पावरफुल शख्स हैं। ये गवाहों और केस को प्रभावित कर सकते हैं। पुलिस अधिकारियों को धमकी और रिश्वत की पेशकश की जा चुकी है। ये इन्वेस्टिगेशन प्रभावित कर सकते हैं। पीड़ित लड़की और उसके परिवार को भी खतरा है, लिहाजा बेल ना दी जाए। सूत्रों की माने तो जोधपुर पुलिस हाई कोर्ट में आसाराम के खिलाफ
कुछ नए सबूत पेश कर मुश्किलें खड़ी कर सकती है। वहीं सरकारी वकील ने भी देश के सबसे बड़े वकील के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए कमर कस ली है। आसाराम की सारी आस अब आज की सुनवाई पर टिकी है। जोधपुर से धीरज भटनागर और प्रशांत गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो आज जोधपुर कोर्ट में आसाराम की जमानत पर सुनवाई होनी है। करीब 2 बजे ये बहस होगी और तमाम जो तय होना है कि जमानत मिलेगी या फिर जेल में ही रहना होगा आसाराम पर, इस पर फैसला आना है। लेकिन अभी हम तमाम जानकारी आप तक पहुंचाएं, उससे पहले देखिए धीरज भटनागर की रिपोर्ट। आसाराम की किस्मत का फैसला आज हो जाएगा। एक नाबालिग लड़की के यौन उत्पीड़न के आरोप में उलझे आसाराम इस वक्त जोधपुर की जेल में है और उन्हें जेल से बाहर निकालने के लिए वरिष्ठ वकील राम जेठमलानी ने सोमवार को अपनी दलीलें दी थी और आज प्रोसिक्यूशन अपनी दलीलें देगा। प्रोसिक्यूशन के पास होगी पुलिस की वो जांच रिपोर्ट, केस डायरी, जिसमें आसूमल उर्फ आसाराम के कारनामे लिखे होंगे। आसाराम जेल से बाहर आते हैं या उन्हें कुछ दिन और जेल में ही रोटियां खानी होंगी, इस बात का फैसला आज दोपहर 2 बजे के बाद हो जाएगा। धीरज भटनागर, जोधपुर, न्यूज़ 24। धीरज हमारे साथ बने हुए हैं। धीरज, फिलहाल ये बताइए कि किस बात की संभावना ज्यादा है, जेल या बेल? देखिए, इस वक्त संभावनाएं जताने का तो नहीं कह सकते, लेकिन ये पूरा का पूरा जो दारोमदार है वो माननीय अदालत के ऊपर है। अदालत इस पूरे तथ्यों को किस रूप में देखती है। लेकिन जहां तक हम बाहर से इन सारे तथ्यों को देख पा रहे हैं, जिस तरीके से बचाव पक्ष ने अपने पक्ष में दलीलें रखी हैं, वो दलीलें सब टर्न डाउन होती हुई नजर आ रही हैं और प्रोसिक्यूशन ने इन सब चीजों की काट पहले से ही तैयार कर रखी है। अब जिस तरीके से लड़की, भले ही अगर वो मानसिक तौर पर, इन्होंने ये सवाल उठाया है कि मानसिक तौर पर उसकी स्थिति ठीक नहीं थी, तो ये एक बड़ी बात है क्योंकि पुलिस जांच बताती है कि लड़की बिल्कुल फिट है। और दूसरी तरफ जिस तरीके से आसाराम पर लगे हुए आरोपों के संदर्भ में जांच की गई है, उसकी पुलिस रिपोर्ट भी इस वक्त प्रोसिक्यूशन के हाथ में आ चुकी है। तो ऐसे में डिफेंस अपने बातों को अब कैसे रख पाएगा, क्योंकि आज राम जेठमलानी जोधपुर आए जरूर हो, लेकिन आज उन्हें जिरह का मौका नहीं दिया जा सकेगा क्योंकि हाईकोर्ट ने उनकी पूरी जिरह पहले सुन ली है सोमवार को और आज प्रोसिक्यूशन को अपनी बात रखनी है और उसके बाद अदालत का फैसला आ जाएगा। जी, आप बता रहे हैं कि आज अदालत का फैसला आ जाएगा, लेकिन ये जानकारी मिल रही है कि पुलिस भी कुछ तथ्य पेश कर सकती है, केस डायरी निकाल सकती है, जिससे मुश्किलें बढ़ सकती हैं आसाराम की। तौर पर देखिए, पुलिस ने जितनी भी जांच की है उसके हिसाब से पुलिस को अभी अनुसंधान करना, इन्वेस्टिगेशन करना बाकी है, क्योंकि इसमें शिल्पी जो एक मुख्य इसमें सहयोगी है उससे पूछताछ होना बाकी है और 120B यानी कि षड्यंत्र रचने में आरोपी है, उससे पूछताछ होना बाकी है और शिल्पी अभी तक पुलिस के हाथ नहीं आई है। उसके अलावा जो 2 दूसरे सेवादार हैं, एक रसोइया और एक दूसरा सेवादार, वो दोनों भी पुलिस के हाथ नहीं आए हैं। तो ऐसे में अगर आसाराम को जमानत मिल जाती है और इस बीच में हम देख चुके हैं कि कई लोगों को धमकी भरे फोन आना या फिर गवाहों को टैंपर विद करने का मामला जो सामने आया है, ये प्रोसिक्यूशन के लिए एक अच्छी दलील हो सकती है और जाहिर है प्रोसिक्यूशन इस बात को अदालत के सामने जरूर रखेगा कि अगर ऐसे आसाराम को बेल मिल जाती है तो गवाहों या सबूतों के साथ छेड़खान होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा हो जाएंगी। वैसे धीरज, अगर नाबालिग के साथ यौन शोषण होता है तो क्या ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है? कानून क्या कहता है? पॉस्को में बिल्कुल साफ लिखा हुआ है कि इसके अंदर नॉन बेलेबल ऑफेंस है और जो धाराएं लगाई गई हैं वो बिल्कुल नॉन बेलेबल ऑफेंस की ही है। ऐसी स्थिति में जो इनके ऊपर चार्जेस लगे हुए हैं वो बहुत गंभीर हैं, जो धाराएं हैं वो बेहद गंभीर हैं। ये इनके पास बेल मांगने का सिर्फ एक ही ग्राउंड था, वो ये था कि जो पुलिस की जांच है वो पूरी हो चुकी है और जांच के बाद अब ट्रायल चलनी है। लेकिन प्रोसिक्यूशन और पुलिस दोनों का यही मानना है कि पुलिस को अभी कुछ और लोगों की तलाश है जो कि इस पूरे मसले पर बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो ऐसे में उन लोगों का भी पुलिस को नहीं मिलना और प्रोसिक्यूशन की ये दलील कि अगर आरोपी को बाहर निकाला गया, बेल दे दी गई तो सबूतों से छेड़खान हो सकती है, तो ये एक बहुत मजबूत दलील साबित हो सकती है अदालत में। जी धीरज, इसके अलावा हम आपके पास एक और महत्वपूर्ण पक्ष जानना चाहेंगे। सेशंस कोर्ट ने हिरासत बढ़ाई है 30 सितंबर तक के लिए, लेकिन आज सुनवाई होनी है जमानत पर। हमारे दर्शकों को समझाइए उस दिन की सुनवाई और आज की सुनवाई में फर्क क्या है?
देखिए सेशन को सबसे पहले अगर अदालती कार्रवाई को हम समझें तो जैसे ही आरोप लगा और आरोपी को जेल भेजा गया, वो सेशंस कोर्ट में पहले सुनवाई हुई थी, जहां पर इनके वकील ने, आसाराम के वकील ने बेल एप्लीकेशन पर दलील देने की बजाय ट्रायल जैसी बातें करना शुरू कर दी और पूरी की पूरी एफआईआर पर दलीलें दी। जो इन्होंने अपने सारे पत्ते वहां खोले और प्रोसिक्यूशन ने उन सब चीजों का जवाब दिया, जिसके बाद अदालत ने तय किया कि इन्हें बेल नहीं, जेल भेजा जाना चाहिए। और पहली बार 14 दिन की हिरासत हुई। 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी यानी कि न्यायिक हिरासत, जेल जिसे कहें, उसके बाद जब इनकी पहली बार बेल 14 दिन पूरे हुए, उसके बाद सेशन कोर्ट आगे के लिए जब तक कि हाईकोर्ट इनकी बेल एप्लीकेशन को मंजूर नहीं करता, वो ऑटोमेटिकली 14 दिन के लिए फिर से बढ़ा दी जाती है। चलिए ठीक है, आप तो लगातार वही जो हुआ। हाईकोर्ट का घटनाक्रम हो रहा है उस पर नजर बनाए रखे। धीरज भटनागर।